गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बस स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में, है ना। ओके, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया था दोनों शीट। आप लोग एक काम करो, टाइप 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बचा वो 9 अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। चेक करके बताओ दोनों शीट कंप्लीट हो गई थी। नो सर। अगर 2 लेक्चर हो गए थे हमारे तो दोनों कंप्लीट हो गए, है ना। यस सर। अच्छा, ओके। तो अभी मैंने एक शीट शेयर की है ग्रुप में। आई थिंक मिल गई होगी आप लोगों को। नहीं, यहाँ भी शेयर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो जैसे कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सब लोग अवेयर हो गए कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को जो हम कंपेयर करते हैं तो उसी को हम रेशियो बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक पर्सन है ए, उसका वेट है 20 kg और दूसरा पर्सन है बी और उसका वेट है मान लो 30 kg। दोनों के वेट्स का रेशियो क्या होगा? वेट ऑफ ए इज टू वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2:3। ये रेशियो होगा ए और बी के वेट्स का रेशियो 2:3। तो यहाँ पर ये जो 2:3 है, ये न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है। इनको नाम दिया गया है, जैसे इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है? अब सही है सर। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा था कि रेशियो जो है वो क्या है इन दोनों का, ए और बी का 2:3। 2:3 का रेशियो है। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है शीट में,
एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है इसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये टर्म्स इसलिए मैंने बताया है कि कई बार क्वेश्चंस में होता क्या है कि ऐसे ही बोला जाता है कि कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो इज 5, एंटीसीडेंट ऑफ द रेशियो इज 3, राइट। तो फिर वहाँ कंफ्यूजन ना हो। हाँ, स्लो आ रही है आपकी आवाज। सर क्या आवाज? बैकग्राउंड साउंड काफी ज्यादा आ रही है। अच्छा, एक मिनट मुझे, एक मिनट का टाइम। हेलो, अब बताइए, बेटर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें यही मैं बता रहा था कि ये जो वैल्यू है जो न्यूमरेटर में लिखी जाती है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जस्ट द टर्म्स, ठीक है, बस नाम हमें पता होने चाहिए और इसमें और ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा जैसे अगर एक रेशियो दिया है 2/3, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, मीन्स 4/9, जो रेशियो आपको दिया है उसका स्क्वायर ले लें 4/9, तो ये जो रेशियो आया है इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अगर उस रेशियो को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या ये कहें कि हम स्क्वायर ले लें किसी रेशियो का, तो होता है डुप्लीकेट रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक रेशियो आपको दे दिया जाएगा, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/4, या व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6/7। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका अगर हम क्यूब ले लें, इसका क्यूब ले लें तो क्या होगा 8/27। ये जो बोला जाता है क्यूब, ये होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/9। व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/9? क्या होगा? 5 का क्यूब 125 और 9 का क्यूब 729। ये ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा 5/9। ठीक है, ऐसी अगर इसके लेफ्ट में चले, 2^1/2 डिवाइड बाई 3^1/2, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, और इधर चले 2^1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:343, क्या आंसर होगा बताओ? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:343 5/7। 5/7। 125 का क्यूब रूट आ जाएगा 5, यस, ठीक है, और 343 का क्यूब रूट आ जाएगा 7, तो आंसर हो जाएगा 5/7। एक नंबर पक्का अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ये एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम होता है एनटीपीसी, उसमें 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था डुप्लीकेट रेशियो पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो रेशियोज की बात हुई, और रेशियोज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। जिससे अगर मैं कहता हूँ कि डिवाइड डिवाइड 52 इन 9 इन द रेशियो ऑफ 9:4, तो हम कैसे करते हैं? अभी तो हमने कैसे किया होगा, 9x + 4x, अगर इसको 9x मान लें, इसको 4x मान लें, इट इज इक्वल टू 52, तो 13x इज इक्वल टू 52। x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 9x की वैल्यू कितनी हो गई 36, और 4x की वैल्यू कितनी हो गई 16।
क्या वैल्यूज क्या आंसर आ जाएगा 36 एंड 16। ये बहुत ओल्ड है, जैसे हम स्कूल में करते आ रहे थे, सीखते आ रहे थे, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इसको है वही चीज़, बस लिखने और बोलने का तरीका बदल जाता है। लिखने और बोलने का तरीका बदलने से टाइम काफ़ी बच जाता है। तो ये देखो, इसको 9:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 9 + 4 टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 13 पार्ट्स में से 9 पार्ट इसको दे देने और 4 पार्ट इसको दे देने। ठीक है, ये तो कर रहे हैं। तो जब 13 पार्ट्स की वैल्यू है 52, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 52 डिवाइड बाई 13 दैट इज 4। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 9 पार्ट्स इसको कितने देने पड़ेंगे? 9 पार्ट दे रहे हैं, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34। इसको 4 पार्ट दे रहे हैं, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं कि बजाय एक्स लेने की कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम एक्स को अवॉइड करें, कम से कम एक्स का यूज करें। कम हो गई वॉइस फिर से? देखो अभी भी कम आ रही है क्या? पता नहीं मेरी क्या दिक्कत है। बताइए। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अभी हम क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। कुछ कंसेप्ट्स अभी हम और डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शन, अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे, इस डेफिनेशन को तो पढ़ ही लोगे कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे कि A/B = C/D, ये किस में है? प्रोपोर्शन में है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये D है, D को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। और इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। A और D क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स है, एंड टर्म्स है, एंड टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स। B और C क्या है यहाँ पर? मिड टर्म्स। एक तो ये है। अब प्रोपोर्शन में एक और चीज ये है कि यहाँ पर देखो ये मिड टर्म्स है वो अलग अलग है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मिड टर्म्स सेम हो जाए, जैसे A/B शुड बी इक्वल टू B/C। अगर ऐसा केस है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे कंटिन्यूशन में है ये दोनों रेशियो। ठीक है, सो इस केस में बी को बोला जाता है मीन। बी को बोला जाता है मीन, मीन टर्म या सिंपली मीन। तो बी की वैल्यू क्या होगी? अरे बंद कर दो, कौन है? तो B² = AC। मीन टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे? B² = AC और B = स्क्वायर रूट ऑफ AC। B = स्क्वायर रूट ऑफ AC। इस तरह से हम मीन टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है थर्ड टर्म कैलकुलेट करने को पूछा जाए। ठीक है, तो जब भी थर्ड टर्म या फिर मीन टर्म पूछा जाए तो हमें ये वाला केस कंसीडर करना है। कंटिन्यू, जब भी थर्ड टर्म या मीन टर्म पूछा जाए तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। और जब भी फोर्थ टर्म पूछा जाएगा तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। A/B = C/D, ये वाला केस लेके चलेंगे जब फोर्थ टर्म पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 करो जरा इसे। फिफ्थ क्वेश्चन करो, बताओ आंसर। जैसे इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो इन दोनों के लिए कौन सा केस कंसीडर करना है? A/B = B/C।
जैसे पहले में ये पूछा गया है 36 और 16 का मीन टर्म या मीन प्रोपोर्शन, तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि ये जो 36 है ये ए की वैल्यू है और जो 16 है वो सी की वैल्यू है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ए और सी की वैल्यू क्या लोगे 36 एंड 16, या तो 20 इज इक्वल टू रूट 36 इंटू 16 डायरेक्ट कर निकलो, तो 36 का रूट कितना होगा 6, 16 का रूट कितना होगा 4, तो 24 आ जाएगा। 6 इंटू 4 24, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया 24। अब सेकंड पार्ट का आंसर बताओ फटाफट से। 4। 4 क्यों आ रहा है? नहीं मीन नहीं पूछा है बेटा, थर्ड पूछा है, मीन सी की वैल्यू पूछी है। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। जब थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अंडरस्टूड है कि ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। देखो 2/8 इज इक्वल टू 8/c, क्या है ये c इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 2 दैट इज 30। तो इस तरह से मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। कोई डाउट इसमें? सर ये थर्ड प्रोपोर्शन एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, जो थर्ड प्रोपोर्शन जैसे इसने बोला है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, हमें सी की वैल्यू बताना है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन के लिए a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ए की वैल्यू रखोगे कितनी आएगी, कितनी रखोगे 2, बी की वैल्यू कितनी रखोगे 8, अगेन 8/c, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30। क्लियर है अभी? यस सर। अब लेकिन जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं तब फिर हम ये वाला केस नहीं लेते, ये केस नहीं लेके चलते। फोर्थ प्रोपोर्शन वाले में हमें ये वाला केस लेके चलना है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी। यहाँ पे ये मीन टर्म इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब जैसे इसमें ये केस लगेगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ भी अंडरस्टूड है कि ये जो 1 है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 है वो बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा और डी फाइंड करना है। 1/2, यस, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 का डबल कितना होगा, और ये 1 का डबल है कि ये डी 4 का डबल होगा। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं, अभी हम थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं और अभी हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सर मीन और बता दीजिए एक बार। मीन में भी क्या है, देखो मीन के लिए एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लो इसको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो दो वैल्यू दी है उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है। और ये आया कैसे है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, आया यहीं से है। अब जैसे यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, ये 36 जो है वो ए की वैल्यू है और 16 जो है वो सी की वैल्यू है। पुट कर दोगे 36 अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16, स्क्वायर रूट लोगे 36 का स्क्वायर रूट 6 और 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, इस तरह से कर लो या फिर डायरेक्ट यहाँ पुट करके कर लेते, एक ही बात। ठीक है, यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप लोग करके बताओगे फटाफट से।
करो फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो डायरेक्शन दिया है ये दिया है तीनों पार्ट के लिए 1 to 5। कैसे कर रहे हो? पहला क्वेश्चन, वीट और राइस का जो रेशियो दिया है वो दिया है वीट और राइस का जो रेशियो दिया है वो 5:2 दिया है। बताओ 5:2 रेशियो दिया है। पहला पार्ट, हाउ मच राइस शुड बी यूज्ड टू मेक द मिक्सचर विद 75 kg ऑफ व्हीट इज टेकन। अगर मैं 75 kg ले रहा हूँ व्हीट का तो राइस कितना लेना पड़ेगा? ठीक है 30 kg। हाँ ठीक है 30 kg लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी अप्रोच है इसकी। ये 75 दिया है, राइट? तो एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। 5 की वैल्यू कितनी है? 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 5 अगर 75 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। तो 2 कितने के बराबर होंगे? 2 × 15, दैट मीन्स 30 kg के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरा इसने पूछा हाउ मच मिक्सचर विल दिस मेक। जो टोटल मिक्सचर कितना है? 5 + 2 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 kg। या इन दोनों को ऐड कर देते तो भी आंसर आ जाता, 75 + 30। एक ही, राइट? सेकंड पार्ट बताओ। फटाफट से बता दो आंसर। इतना लिख तो वो आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही। हाँ ठीक है, 360/7 एंड 900/7। लेकिन उल्टा लिखा है। चलो राइस तो पहले, ठीक है, सही है, सही सही लिखा है। देखो टोटल कितना दिया है? 180 kg। और टोटल है कितना? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/7। तो राइस कितना आ जाएगा?
180 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 विथ 5:2 का रेशियो है, ठीक है। तो राइस की क्वांटिटी कितनी होगी 360 डिवाइड बाई 7, और वीट की कितनी हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 7, एक पार्ट की वैल्यू इंटू 5, 900 डिवाइड बाई 7। चेक करो आप लोगों ने कहा क्या सोच लेने क्या गलती की है। नहीं, रेशियो तो हमें ऑलरेडी दिया ही है 5:2, रेशियो क्यों पूछा जाएगा। फिर ये R/W होगा बेटा, ये W/R नहीं है, 36:90, R/W है 36:90, तो 2:5 ही तो आ रहा है, देखो ये तो दिया है यहाँ पे, ये वाला तो सेम है। इसने रेशियो नहीं पूछा था, इसने पूछा है व्हाट विल बी द क्वांटिटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। तो क्वांटिटी अगर पूछी गई तो क्वांटिटी में आंसर यही होगा, 360 डिवाइड बाई 7 है, 900 डिवाइड बाई 7, ठीक है। थर्ड पार्ट, what will be the new ratio if quantity of rice is doubled keeping the total quantity unchanged। total quantity हमारी unchanged रहनी चाहिए, उतनी ही रहनी चाहिए। राइस को डबल कर दिया है, राइस को डबल कर दिया है, तो वीट कितना हमें लेना पड़ेगा, वीट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से तो रेशियो है। टोटल क्वांटिटी आपको नहीं दी है, टोटल क्वांटिटी अनचेंज तो है, लेकिन दी कहाँ है, कितनी है, ये आपको अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। टोटल क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वीट और राइस का रेशियो है 5:2। तो अगर मैं इन्हीं को एक्चुअल क्वांटिटी मान लूँ कि वीट मान लूँ 5 kg और राइस मान लूँ 2 kg, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7। अब एज पर दी क्वेश्चन मुझे टोटल क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, बट राइस को डबल करना है, तो टोटल तो 7 ही रहेगा, और राइस को डबल कर दिया तो जहाँ पहले 2 kg राइस था, तो अभी राइस कितना होगा 4 kg, और 4 kg राइस है, 7 kg टोटल है, तो वीट कितना होगा 3 kg, तभी 7 kg मुझे टोटल मिलेगा। तो आंसर क्या, हाँ, तो आंसर आ जाएगा इसका 3:, हाँ ठीक है, 3:4। यस ठीक है, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन मैंने एक डिस्कस कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बताओगे सभी फटाफट से, एक एक करके, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो फटाफट। अच्छा, इसमें एक चीज, एक करेक्शन में दे रहा हूँ, ये जो 242 है इसकी जगह 247 लेके सॉल्व करना, इसकी जगह 247 लेके सॉल्व करना। सर फर्स्ट का तो 117 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक आ रहा है। सेकंड का 104 आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का
फर्स्ट का क्या है? 117। देखो टोटल देख लो पहले, टोटल कितना है? 19। हाँ ठीक है, लार्जेस्ट इज ठीक है। Yes, sir, 19 है। सेकंड आंसर ठीक है। ये सब हमारा 19। तो 19 की वैल्यू कितनी है? 247। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13 13। अब देखो लार्जेस्ट कौन सा है इनमें? इन चारों में लार्जेस्ट कौन सा है? 9। 9 9 पार्ट वाले लार्जेस्ट है, 9 पार्ट सबको दिए। ये थर्ड का आंसर बेटा आपका गलत है, अभी करेक्शन हम कर लेंगे, थोड़ी सी गलती की आपने। ओके, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 13 इंटू 19, सॉरी 13 टू 9, 117। 117 हो गया। अब डिफरेंस पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। देखो इसमें लार्जेस्ट पार्ट को हम दे रहे हैं 9 और स्मॉलेस्ट पार्ट को दे रहे हैं 1। डिफरेंस कितने का आ गया दोनों में? 8 का। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 8 दैट इज 104। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब मेन है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम गलती क्या कर देते हैं? गलती ये कर दे रहे हैं कि देखो जो वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू आएगी 9 इंटू 13, दूसरी वैल्यू आएगी 5 इंटू 13, तीसरी वैल्यू आएगी 4 इंटू 13, चौथी वैल्यू आएगी 1 इंटू 30। अब इनका प्रोडक्ट पूछा है, इन चारों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 13 इंटू 13 टू द पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 180। तो आंसर इज 180 इंटू 13 टू द पावर 4। ऑप्शन भी इसी फॉर्म में ही दिए रहेंगे, आपसे वो उसको इतना मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा कि आपको 13 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया जाता जनरली। तो आंसर जो होंगे, जो ऑप्शंस होंगे वो इसी फॉर्म में ही होंगे। 180 इंटू 13 टू द पावर 4, 360 इंटू 13 360 इंटू 13 टू द पावर 4, या 90 इंटू 13 टू द पावर 4। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको मार्क कर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 180 इंटू 13 टू द पावर 4। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 180 इंटू 13 टू द पावर। ठीक है, तो कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब अगला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, कंबाइन करना है रेशियोज को। जैसे कि इसमें मैं एक अपनी तरफ से बता देता हूँ, ये वाला पार्ट पहला, फिर आप बाकी दोनों पार्ट करके बताइएगा। जैसे ए रेशियो बी हमें दिया है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 4:3। तो मुझे फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? अच्छा, ये जो दो रेशियो कंबाइन करने वाले हैं उसमें कॉमन क्या है? बी। तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ लेकिन बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा जिससे कि मैं इन तीनों को एक साथ लिख पाऊँ। इक्वल कैसे करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेकर के। एलसीएम क्या है? 3 और 4 का 12। तो 12 बनाना पड़ेगा बी को, तो बी की वैल्यू 12 ले लेंगे। इक्वल तो 12 पे ही आएगा। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए यहाँ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8। अब इधर 4, अब इससे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था भाई। 4 इंटू 3 करोगे तभी 12 आएगा। जब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना रेशियो चेंज हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 9। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 8:12:9। 8:12:9। बताओ इसमें कोई डाउट? ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो?
हमें कॉमन देखना है सबसे पहले। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, कॉमन देखना है। जैसे कि A:B दे रखा है 2:3 और B:C दे रखा है 4:3। तो इन दोनों रेशियोज को कंबाइंड हम तभी लिख सकते हैं जब B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो। एक साथ तभी लिख सकते हैं इन दोनों रेशियोज को जब B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो। यहाँ B की वैल्यू 3 हो, यहाँ B की वैल्यू 4 है। तो सेम करने के लिए मुझे कॉमन मल्टीपल पे लाना पड़ेगा दोनों को। तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। तो 12 बनाने के लिए इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस रेशियो को इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 4 मीन्स 8, और B की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और C की वैल्यू कितनी आ रही है 3 × 3 9। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 9। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ फटाफट से। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। 4,3,2। हाँ ठीक है, 4:3 था नहीं, 4:3 है, ये है B:C। हाँ ठीक है, कॉमन ही रेशियो। अब इसमें तो 3 ऑलरेडी है ही, कॉमन वैल्यू सेम है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 4:3:2 ये 12 क्यों आएगा बेटा, 12 क्यों, इसमें 3 से तो ना मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तो ऑलरेडी C की वैल्यू दोनों जगह सेम है। जब C की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो हम एक साथ लिख सकते हैं सिंपल 4:3:2। तो 12:3:2 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4:3:2। कह रहा है 8:12:9:6। ठीक है, ठीक है। देखो हमारे पास जब ये रेशियो है, जैसे मेरे पास ये दो रेशियो हैं, एक तो 8:12:9, एक 4:3:2। यहीं से हम देख सकते हैं। देखो B:C की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉमन B:C है ना, 12:9, और यहाँ B:C की वैल्यू कितनी है 4:3। 4:3 है B:C की वैल्यू 4:3। तो अब इसे 12:9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड रेशियो को। बस 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 8:12:9:6। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी एक तरीका सिंपल, अगर बेसिक से हमें करना है तो A:B की वैल्यू दे रखे 2:3 और B:C की वैल्यू दे रखी है 4:3 और C:D की वैल्यू दे रखी है 3:2। मुझे चाहिए A रेशियो B रेशियो, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब एक तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आप इधर से इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप इधर से इसको सॉल्व कर लो। वैसे अगर कहीं वैल्यू सेम दिख जाए ना किसी वेरिएबल की तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ C की वैल्यू सेम दिख रही है, ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, उसको भी हम कर लेंगे। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं। इसमें कॉमन इसमें क्या है कि इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये B कॉमन है ना, B कॉमन है, तो इक्वल करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब C कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर C कितना है 3, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि C की वैल्यू 9 हो जाए। क्या आ गया देखो आंसर,
2 into 4 8, 3 into 4 12, 12 3 into 3 9 और 3 into 2 8 12 9 6। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेशियोज इस तरह से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसे आप सॉल्व करके बताइएगा, इसी का एप्लीकेशन है। रेशियो ऑफ ए एंड बी इनकम ऑफ 5:7, ratio of income of difference between incomes of A and C is 300. Find the total of A and बताइए। Ratio of incomes of A and B is 5:7, while ratio of incomes of B and C is 3:2. Difference between incomes of A and C is 300. Find the total of A, B and C's income. A, B और C तीनों की income का total। बताइए। तो सबसे पहले हमें वही करना है, कंबाइंड करना है। जैसे ए टू बी दे रखा है हमें, सिक्स भी है तो ए टू बी क्या होगा? सर, मतलब जो डिफरेंस आएगा सर 2500 आएगा टोटल। 2500 आ रहा है आंसर? यस सर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। ये आएगा 5:7 और B/C कितना आ रहा है? 3:2। अभी हम डिफरेंस यहाँ से नहीं ले सकते कि आपने अगर यहाँ से देख लिया डिफरेंस कि 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 3, और 3 की वैल्यू हो गई 300, एक की वैल्यू 100, और यहाँ से टोटल आपने फाइंड कर लिया 5 और 7 12। नहीं कर पाओगे ना, ऐसे ही गलत हो जाएगा ये अगर ऐसे किया है तो। बाकी अभी हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहला काम यही है, आपको यहाँ ये जो रेशियोज है तीनों के एक साथ लिखना है। A to B to C आपको लिखना है सबसे पहले। तो A to B to C क्या होगा? तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A to B को इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि B की वैल्यू है 3 है यहाँ 7 इक्वल करने के लिए। तो A रेशियो B रेशियो C क्या आ गया? 15, 21, 14। तो अब डिफरेंस कितना है दोनों की इनकम में? ए और सी की इनकम में डिफरेंस कितना है? नहीं सर 2500 नहीं आ रहा, गलत हो गया थोड़ा। हाँ गलत हो गया ना। एक की वैल्यू कितनी है? 300 है, वन की वैल्यू 300 है। तो अब इनका टोटल कितना आ रहा है? 40, 50 आ रहा है। 50। 50। तो 50 इंटू 300 आ गया आंसर। 4410 नहीं आएगा, 4410 इंटू 300 थोड़ी आएगा। सम करोगे 50 आएगा ना, तो 50 इंटू 300 आ जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो ये इसका एप्लीकेशन था, है ना, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका एप्लीकेशन है ये। फोर्थ का आंसर बताओ फटाफट से। वन 82 87 8 रिचा का बताना है ना शेयर। यस सर तो देखो टोटल कितना हो रहा है 3:4:5 12 3:4:5। ये 29 आ जाएगा 116 तो मीरा का शेयर है। ये कितना आ रहा है टोटल 9 आ रहा है, नहीं 9 जो आ रहा है 12 12 तो 12 की वैल्यू कितनी है 348। तो 12 की वैल्यू है 348, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 348 को 12 से डिवाइड कर दोगे 29 87 आ रहा है 87 आंसर आएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू यस सर 29 है, तो थ्री पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी 3 × 29, 87 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। सिक्स्थ लास्ट है आज के लिए, सिक्स्थ ऑफ सेवंथ 8th 9th 10th ये ट्राई कर लेना आप, कल हम डिस्कस कर लेंगे इनको, ठीक है। अभी सिक्स्थ अभी कर लेते हैं फटाफट से, 7 से करके लाना, कल हम डिस्कस करेंगे इनको। सिक्स्थ में देखो क्या दिया है, a इज इक्वल टू b/2, b इज इक्वल टू c/3, c इज इक्वल टू d/4। हमें चाहिए क्या a इज टू b इज टू c इज टू d। तो एक तो तरीका ये है कि मैं d की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी मान लूँ, देखो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होगा, मैं d की वैल्यू ऐसी मान लेता हूँ जो इसका एलसीएम हो, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मान लो, जिससे कि हम बैक से सॉल्व करते जाएं। या फिर इसको आप यहाँ से फाइंड कर लो, a is to b equals to 1/2, b is to c is equal to 1/3 और c is to d is equal to 1/4। ये कर लो, या तो वन रेशियो 1/4 ठीक है। हाँ, so a is to b is to c is to d कंबाइंड करके आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि मैं d की वैल्यू मान लूँ अपनी तरफ से, ऐसी वैल्यू मान लूँ जिसे मैं इजीली 4 से 3 से 2 से इनसे डिवाइड कर पाऊँ। तो 24 मान लें, 24 इन चारों से डिविजिबल है, तो d की वैल्यू मैंने 24 मान ली। तो d की वैल्यू अगर 24 है तो c कितना हो जाएगा 6। c की वैल्यू अगर 6 है तो b कितना हो जाएगा 2, और b की वैल्यू अगर 2 है तो a कितना हो जाएगा 1। हो गया आंसर, 1:2:6:24। या वैसे जैसे हम करते आ रहे थे अब तक कंबाइंड करके इन चारों तीनों को, वैसे भी कर सकते हो। पहले b कॉमन है, b को इक्वल कर दो, फिर c को इक्वल कर दो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, डन। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कम से कम ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कम से कम ट्राई कर लो और कल फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू।